हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हमारा केवीएस का जो पेपर है 10 और 11 जनवरी को, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैराथन क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। ये ना सिर्फ आपको केवीएस एनपीएस बल्कि एलटी ग्रेड में भी सहायक होगा। तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस एनवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली ये सेशन केवीएस वालों को टारगेट किया गया है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जाने से पहले जिस तरह आप लोग एलटी ग्रेड के वीडियो में अपना कमेंट छोड़ते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, आप लोग से अनुरोध है इस वीडियो में भी अपना सजेशन, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग को रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अगेंस्ट काल प्रभावन इज कॉल्ड। काल प्रभावन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है हेतु विज्ञान, जरा विज्ञान, अस्थि विज्ञान या फिर विस्मृत विज्ञान। ये देखिए एनवीएस टीजीटी में और केवीएस टीजीटी 2013 में सोशल स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जरा विज्ञान। जरा विज्ञान वृद्धा अवस्था और काल प्रभावन का वैज्ञानिक अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसमें जीवों के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तथा पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं? अगर सिर्फ जीवों के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हो तो उसे एजिंग कहते हैं। और जिसमें पर्यावरणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना यानी कि शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने वाले विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। जितने भी फंगी होते हैं उनका अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। जितने भी एल्गी यानी शैवाल होते हैं उनका अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में स्टडी ऑफ बोन यानी कि हड्डियों की, शरीर के अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में फल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं। स्पेशली सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में करा जाता है। पोमोलॉजी में सब फलों का अध्ययन किया जाता है। पेडियोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन। इसी तरह सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, बहुत सारे कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे आपको जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे एक्सप्लेनेशन हम करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर, इंसेक्ट्स, वर्जिन एंड हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एंटेमोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी, ठीक है। जिसमें कीड़ों की संरचना, प्रकार, जीवन चक्र, व्यवहार सब कुछ शामिल किया जाता है। जिसमें मतलब ये सब पढ़ते हैं उसे लाइफ साइकिल और बिहेवियर कहते हैं कीड़ों का। इस तरह से एंटोमोलॉजी हो गया। अगर पूछा जाए जो आपके सामने ऑप्शन दिया ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किस में करते हैं, तो फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली के इतिहास का क्षेत्र टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री से संबंधित होता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी हिस्ट्री से क्या संबंधित है? वैज्ञानिक शब्दावली के इतिहास का क्षेत्र। वहीं मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शारीरिक विज्ञान या फिर शारीरिक संरचना विज्ञान का अध्ययन मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में जीवाणु डैश के बीच की तापमान सीमा में सबसे तेजी से बढ़ते हैं। यानी अगर टेम्परेचर कितना होगा कि उसमें जो जीवाणु होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो बहुत तेजी यानी रैपिडली जो है अपने आप को ग्रो कराएंगे, बढ़ेंगे। 20 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। DSSB PRT सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन 2022 में। सही जवाब हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए साइंस ना चेंज नहीं होता है। अगर वो पीजीटी लेवल का है, चाहे आप केवीएस एनवीएस दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, DSSB दे रहे हैं, एलटी दे रहे हैं, विज्ञान वही रहता है, विज्ञान नहीं बदलता है। बस पूछने का लेवल थोड़ा इधर उधर होता है, जो आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कवर कराया जाता है। तो उस विज्ञान की जो भी क्लासेस चल रही हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके।
इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट की सीमा तक जीवाणु जो होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पेड़ों की जड़ों में रहने वाले कवक जहाँ वो आश्रय और पोषण साझा करते हैं किससे संबंधित होते हैं? यानी कि पेड़ों की जड़ों में जो कवक रहते हैं, जो फंगी रहते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? सहजीवी, परपोषी, स्वपोषी या मृतोपजीवी? तो पेड़ों की जड़ों में रहते हैं और वहां से आश्रय लेते हैं। ठीक, तो देखिए कवक कहीं भी रहें, फंगी कहीं भी रहें, वो हमेशा सैप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कि एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। पेड़ और कवक एक दूसरे को लाभ देते हैं, इसलिए यह सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे दिया है कि वहां से आश्रय और पोषण लेते हैं, तो ये सिम्बायोटिक हो जाएगा। सिम्बायोटिक वो होता है जैसे दो जीव, दोनों को फायदा हो, दोनों को प्रॉफिट हो, तो वो सिम्बायोटिक के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भैंस के ऊपर कौवा आके बैठता है, तो कौवा भैंस का जो क्या कहते हैं, अ, भैंस पे जो छोटे छोटे कीटाणु जीव लगे होते हैं उनको खा लेता है। कौवे का तो पेट भर जाता है, उससे भैंस को भी प्रॉफिट होती है कि वो जीव वो जब चले जाते हैं तो उनको खुजली वगैरह नहीं होती। तो इस तरह के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है, जहाँ पे दोनों को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो पेड़ और कवक एक दूसरे को लाभ देते हैं, इसलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, पेड़ कवक पेड़ की जड़ों से पोषक एवं अवशोषित करने में मदद करता है, वहीं कवक क्या करता है, उसको रहने के लिए सुरक्षित स्थान और भोजन देता है। परपोषी क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं? तो पैरासिटिक जो होते हैं वो किसी दूसरे पे आके निर्भर हो जाते हैं, उससे केवल उसी को फायदा होगा जो दूसरे जैसे आप लोगों ने पैरासिटिक प्लांट देखा होगा, अमरवेल का पौधा देखा होगा, तो वो किसी पेड़ पे जाके ऐसे लटक जाता है, झाड़ी बना लेता है, तो उससे केवल अमरवेल को ही फायदा होता है, अगले पेड़ को जो है उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो ऐसे जीव को, ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, डैश इज अ टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पर्जल सिस्टम कौन सा है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसे वेस्ट डिस्पर्जल सिस्टम क्यों कहते हैं, डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम होता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारी कोशिकाएं मर गई या जो हमारी कोशिकाएं सड़न उत्पन्न कर रही हैं, उन सबको ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके उनका भक्षण कर लेती है। उनके ऊपर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे धीरे धीरे छिड़कती रहती है और धीरे धीरे वो कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं और हमारा सेल जो होता है वो साफ हो जाता है, स्वच्छ बना रहता है। ये सेल को क्लीनिंग करने का कार्य करती है, इसीलिए ये फैगोसाइट नेचर की होती हैं। ठीक है, इन्हें फैगोसाइट सेल भी कहा जाता है। तो ये जो डिस्पोजल है उसको ख़त्म करती है, इसीलिए इन्हें वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट यार। एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, नाभिक, सीलोसाइड या फिर सेल गार्ड। तो कोई कोशिका है, अगर वो एक सेल है मान लीजिए, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहेंगे? इसी को तो सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में यही सेल वाल कहलाता है। नाभिक क्या है? तो ये कोशिका का दिमाग होता है, बिल्कुल सेल के सेंटर में पाया जाता है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली संरचना कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कुछ विशेष चीज़ों को ही अपने अंदर जाने देती है, सारी चीज़ों को नहीं जाने देती है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही आर पार जाने देती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल भरा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को ही जीवन का भौतिक आधार माना गया। अगर पूछा गया जाए
कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन और सेल को आपस में चिपकने से रोकती है और इसी को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा किसने, तो हेक्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, इस पदार्थ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है। कोशिका का केंद्रक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा ये सेल है, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसी तरह सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिससे ये दोनों आपस में बाइंड ना कर जाएं। ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका में उपस्थित सभी अंगों को सहारा देता है, यानी सपोर्ट देता है। इसमें होने वाली रासायनिक प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा इसी साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जहां अधिकांश जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो जिसको अभी आप लोगों ने देखा था फैगोसाइट नेचर का होता है, जो कोशिकाओं को मारने का कार्य करता है, जो सड़ी गड़ी कोशिकाएं रहती हैं, लाइसोसोम, इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये हमारी मरी हुई कोशिकाओं को तो मारने का काम करती हैं, सड़ाने का गलाने का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो पॉलीथीन फट जाती है और ये ब्लास्ट हो जाती है और अपने साथ साथ बहुत सारी कोशिकाओं को लेकर मतलब मार देती है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल वैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है, गोल्गी बॉडी, तो बिल्कुल नहीं, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम, यही प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, इसी को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम सुसाइडल वैग ऑफ द सेल कहते हैं और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने कण होते हैं, इसमें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है, यानी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। गोल्गी संरचना प्रोटीन का संश्लेषण नहीं बल्कि पैकेजिंग का कार्य करती है। अगर पूछा जाए प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करता है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो ये राइबोसोम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जब किसी सेल की आप संरचना देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर, इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ऐसे ऐसे राइबोसोम दाने नुमा आकार के लगे होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पर ये राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रोटीन बनाता है, इस पे पाया जाने वाला जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियस विद न्यूक्लियाई विद ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेली कहते हैं, कि आर्गन के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गेनेली कौन सा है, ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक एक ऑर्गेनेली है और उसके अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, सॉरी राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनेली विद ऑर्गेनेली के नाम से किसे जाना जाता है, राइबोसोम को जाना जाता है। ठीक है, और प्रोटीन पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रस्टेशियन परिवार से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है संबंधित नहीं है। पहला दिया है जलसाही यानी सी अर्चिन, झींगा यानी प्रॉन, क्रैब यानी केकड़ा, या फिर बार्नेकल। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जलसाही यानी सी अर्चिन। सी अर्चिन क्रस्टेशियन से संबंधित नहीं है, बाकी झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, श्रिप हो गया, बार्कनेल हो गया, ये सब क्रस्टेशियन में आते हैं। क्रस्टेशियन क्या होते हैं, तो क्रस्टेशियन वे जानवर होते हैं जिनका जो शरीर होता है वो एक कठोर आवरण से, यानी एक्सोस्केलेटन इसका बहुत हार्ड होता है। आप लोगों ने कभी केकड़ा वगैरह देखा होगा तो देखा होगा उसके ऊपर एक हार्ड परत पाई जाती है। ठीक है, और जो आपका सी अर्चिन है ये इकानोडर्मेटा का सदस्य, क्रस्टेशियन नहीं है, किसका है, इकानोडर्मेटा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून वाला जानवर है।
कछुआ, गिरगिट, छिपकली या चमगादड़। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आता है। यहाँ पे आपको दिया टर्टल, गिरगिट यानी चैमेलियन, लिजर्ड और बैट। तो जितने रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, ये तीनों कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी पिसीज और एम्फीबियंस जो होते हैं वो आपके होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। इसको आप परम से भी याद कर सकते हैं। अगर बी की जगह ए लिख लीजिए, क्योंकि बर्ड को एवीज भी कहा जाता है। तो अगर आप ये ट्रिक लिखेंगे परम, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, परम, ये एक ट्रिक है, PRA ब्रेप्टाइज परम, एक मिनट रुक जाइए, पिसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स। परम से अगर याद कर लेंगे इसको, तो पिसीज और एम्फीबियंस जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स, मैमल्स और एवीज यानी कि बर्ड्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो आपका टर्टल, चैमेलियन, लिजर्ड और बैट, इसमें से कौन सा? एक मिनट रुकिए, अरे यार क्या मैं बता, परम, पिसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। सॉरी, मैं बहुत देर से, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मतलब सॉरी, गलती हो गई, आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, एवीज और मैमल्स जो है ये आपका वार्म ब्लडेड है। ठीक है, एवीज और मैमल्स आपका वार्म ब्लडेड है। आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। आप लोग प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत करिएगा, सॉरी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बैट, यानी कि चमगादड़ मैमल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपको रेप्टाइल्स हैं, ये आपके कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मी और कोल्ड ब्लडेड को पॉलियोथर्मी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिए वार्म ब्लडेड कौन कौन से हैं, तो बर्ड और मैमल, या इसी को एबीज और मैमल कह सकते हैं। और कोल्ड ब्लडेड कौन कौन से हैं? पिसीज हो गया, एम्फीबियंस हो गया और रेप्टाइल्स हो गया। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कहीं कहीं कोल्ड ब्लडेड पूछेगा, कहीं कहीं पॉलियोथर्मी पूछेगा, पॉलिकोथर्मी। और वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो होम्योथर्मी होते हैं। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री एनिमोन्स किस नियम का उदाहरण है? किस निम्न का उदाहरण है? सी एनिमोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर एनिलिडा? सी एनिमोन किसका एग्जाम्पल है? सही जवाब हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा का अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपने नाम सुना होगा साइकॉन स्पॉन्ज जिसे कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्या एग्जाम्पल है? तो चपटे क्रीमी जो होते हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। जिसे आप एनिलिडा में क्या आता है? एनिलिडा में जिसमें रिंग नुमा स्ट्रक्चर पाया जाए वो सब एनिलिडा में आते हैं, जैसे केचुआ वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सी एनिमोन जो है सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में ऑरेलिया, ओविलिया, ये सब सारे सिलेंट्रेटा में आते हैं। इसके शरीर में एक पाचन गुहा यानी सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इस संघ के अधिकांश जीव मैराइन होते हैं। इनके शरीर में नीडोसाइट्स नामक एक डंक होता है जिसे स्टिंग सेल कहते हैं। अब देखिए, नीडोसाइट्स जो होते हैं ना, ये निमेटेडा में पाते हैं, निमेटोडा जो सिलेंट्रेटा के बाद आता है। अब यहाँ पे नीडोसाइट्स यहाँ दे दिया, इसके भी कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा निमेटोडा में पाए जाते हैं। ठीक है, ओविलिया, फाइनेरिया, ये सब इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिसलिस यानी कोसा अवस्था शब्द का क्या अर्थ है? क्रिसलिस यानी कोसा अवस्था शब्द का क्या अर्थ है? तितली का प्यूपा, सरीसृपों द्वारा केचुली का उतारना, एक जिलेटिन मांस में रखे मेढक के अंडे, या कीटों का अंडों से नर्म कृमि जैसे आकार में निकलना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द प्यूपा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड क्रिसलिस। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण प्यूपा यानी कि क्रिसलिस कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस अवस्था में कैटरपिलर स्थित होकर रूपांतरण शुरू करता है, यानी मेटामॉर्फोसिस करता है। क्रिसलिस में कीट का शरीर अंदर परिवर्तित होता है, यानी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तितली बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। सरीसृपों की अगर
केचुली उतारने की जो प्रक्रिया होती है, सरीसृप जो केचुली उतारते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप में से किसी को भी पता है कि जो सांप वगैरह अपने केचुली को उतारते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर किसी को नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि सरीसृपों के केचुली उतारने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हमें नहीं पता। आप इतना अगर टाइप कर देंगे तो उसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी अगर किसी को उसका नाम पता है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन, पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, स्तनपायी असमतापी प्राणी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कौन सा सही है। तो हमने आपको बताया था स्पीसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पे मैमल्स को कोल्ड दे दिया, गलत। बर्ड बर्ड वार्म ब्लडेड होता है, बिल्कुल बात सही है। एबीज और मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका ओनली वन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओनली वन। D SSS PRT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में हमने बता दिया। जो वार्म ब्लडेड होते हैं उन्हें होम्योथर्मिक कहते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें पॉलिकोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस तालाब या कुएं में छोड़े गए मच्छरों पर काबू पाने में सहायता होता है? मतलब कौन सी इसमें से वो चीज़ है जिसको आप तालाब या कुएं में छोड़ दें तो जो मच्छर के लार्वा को खा जाते हैं? क्रैब, डॉग फिश, गैम्बूशियन फिश या फिर धोका फिश? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गैम्बूशियन फिश। गैम्बूशियन फिश जो होते हैं ये तालाब और मछलियों में छोड़े जाते हैं, सॉरी, तालाब और कुओं में छोड़े जाते हैं, नालियों में छोड़े जाते हैं। क्यों? किससे? जिससे मच्छर के लार्वा को ये खा जाते हैं, जिससे मच्छर जो है पनप नहीं पाते हैं। इन्हें लार्वा ईटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे तालाब कुओं में छोड़ने से मच्छर नियंत्रण का कार्य होता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधा नहीं जन्मता है? मतलब उसमें से वो कौन सा जीव है जो अंडे देता है, बच्चे को सीधा जन्म नहीं देता है? एकेडिना, कंगारू, साही या हिल मछली? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एकेडिना। एकेडिना जो होता है ये अंडे देता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एकेडिना एक अंडे देने वाला स्तनधारी है। जनरली जो मैमल्स होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो एकेडिना है ये मैमल्स तो है, लेकिन मतलब वो होते हैं मैमल्स जिनमें मैमरिली ग्लैंड पाई जाती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन ये मैमल्स तो है, इसमें मैमरिली ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन ये अंडे देती है, ठीक है। या मोनोट्रैमस समूह का सदस्य है। कंगारू अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। मोनोट्रैमस अंडे देते हैं लेकिन दूध पिलाते हैं, इसलिए इन्हें जो है मैमल्स के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिना धुली हुई सब्जी जैसे बंद गोभी खाने पर एक कृमि के संक्रमण से मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का क्या नाम है? केचुआ यानी कि अर्थवार्म, फीता कृमि यानी कि टैप वार्म, हुक वार्म या फिर पिन वार्म? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेप वार्म, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से बिलोंग करता है। ये सब्जियों वगैरह पे पाए जाते हैं और ये जो है बोन ईटर होते हैं, ठीक है। फूड के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और ये जो होता है ये अगर हमारे शरीर में चले जाएंगे तो इनसे क्या होता है, मस्तिष्क संक्रमित होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? विटामिन से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। कौन सा वो विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन के को फ्यूलोक्विनिन कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जितने भी खट्टे फल हैं सब में पाया जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? यानी वो कौन सी विटामिन है जो हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? पहले बात कर लें विटामिन ए का साइंटिफिक नाम, इसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जीरोथैलेपिया होता है। विटामिन बी को वेरी वेरी कहा जाता है। विटामिन बी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे विटामिन B1 बेरी वेरी, विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है, सॉरी। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, इसी तरह से होता है, ठीक है।
विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। तो किसको हार्मोन्स और विटामिन दोनों कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी विटामिन डी। विटामिन डी को विटामिन और हार्मोन्स दोनों कहा जाता है। ये हमें सनलाइट से प्राप्त होता है। ये कैल्शियम फास्फेट एब्जॉर्ब करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स तो बच्चों में होता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। और बड़ों में कौन सा रोग होता है? बड़ों में अगर आपको पता है तो बताइए, विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमोलेसिस, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, तो व्यक्ति जो है वो रतौंधी का शिकार हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से बांझपन आता है। विटामिन बी जो है ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, गाजर और आम किसका विपुल स्रोत है? यानी गाजर और आम में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो गाजर जो होता है इसे कैरोटीन कहा जाता है, और ये कैरोटीनोमाइड का स्रोत होता है। तो ये विटामिन ए यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गाजर और आम विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कैल्सीफेरॉल को सनसाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी जो है ये दो प्रकार का होता है, एक D2 एक D3। D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियो कैल्सीफेरॉल। ओके, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, बी को थायमिन और ए को रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ए नहीं, ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से एस्कर्विक होता है, ई की कमी से बांझपन होता है, के विटामिन के जो है ये खून का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। इसे फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो फ्यूलोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरी सब्जी और वनस्पतिक तेल इसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई? मतलब स्किन को कौन सा स्वस्थ बनाता है? तो स्किन को स्वस्थ बनाता है विटामिन ई, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई जो होता है ये त्वचा को मरम्मत करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। यहाँ से भी ये भी पूछा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई है। त्वचा को सूखने और झुर्रियों से बचाता है। अगर पूछा जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। यही बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, चार विकल्पों में से कौन सा किवड़ित भोजन नहीं है जिसमें स्वादिष्ट रूप से प्रोबायोटिक्स होते हैं? केफिर, कर्ड, पिकल या फिर एप्पल विनेगर? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, लेकिन उसके पहले ये जानिए प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स यानी कि किण्वन के माध्यम से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो केफिर में पाए जाते हैं, कर्ड में पाए जाते हैं, पिकल में पाए जाते हैं, लेकिन एप्पल विनेगर यानी एप्पल के सिरके में नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोबायोटिक भोजन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दही हो गया, केफिर हो गया, अचार हो गया, ये सब प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। सेब का सिरका जो है ये एसिडिक फर्मेंटेशन है, इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक नहीं होते हैं। WHO के अनुसार प्रोबायोटिक केवल वे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रुक्टोज को प्राकृतिक शर्करा डैश में मौजूद होती है, यानी फ्रुक्टोज किस में पाई जाती है? फ्रुक्टोज है क्या? तो ये एक प्रकार का शुगर है, शुगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो फ्रुक्टोज नामक जो शुगर है ये किस में पाया जाता है? फ्रूट में, प्लेन दही में, दूध में या मसाले में? सही जवाब हो जाएगा प्लेन दही में, ऑप्शन ए, सॉरी फ्रूट्स में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो है ये नेचुरल शुगर है, ये फलों में पाया जाता है। शहद में भी फ्रुक्टोज देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? शहद में। अगला क्वेश्चन, एक आवश्यक खनिज आयोडीन समानता डैश में पाया जाता है। आयोडीन किस में पाया जाएगा? अनप्रपोज्ड मीट यानी कि जो अधपका मांस है,
अंडे की सफ़ेदी यानी जो अंडे का वाइट वाला पार्ट होता है वो, समुद्री खाद्य, सूप, सी फूड या सादा पका हुआ अनाज। आयोडीन किस में पाया जाएगा? तो आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा कि नमक समुद्रों से बनाया जाता है, तो जितने सी फूड होते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है क्योंकि वहाँ का पानी खारा होता है और नमक भी वहीं से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड नामक रोग हो जाता है, थायराइड हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, इसकी कमी से ग्वाइटर यानी घोघा रोग होता है, जो थायराइड हार्मोन्स को प्रभावित करता है, ठीक है। आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। अगर पूछा जाए आयोडीन की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, तो बेनराड काउट्श नाम के वैज्ञानिक थे, बेनराड ने इसकी खोज की थी। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा, तुरंत एनर्जी देता है? कौन सा देता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, जिसमें वसा अधिक हो, जिसमें विटामिन अधिक हो, जिसमें प्रोटीन अधिक हो। तो तुरंत एनर्जी हमें देता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है वो हमें तुरंत एनर्जी देता है, जैसे आलू हो गया, शुगर हो गया, चावल हो गया, ये सब हमें तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को CHO लिखते हैं। सी यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें 1:2:1 के अनुपात में होता है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, फैट देता है। लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ये मेन एनर्जी स्रोत होता है, सोर्स होता है, ठीक है। यह पूरे शरीर का लगभग 50 से 80% ऊर्जा अकेला कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वसा से तो सबसे ज़्यादा मिलती है 9 किलो कैलोरी, लेकिन ये तुरंत नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? एस्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। एंजाइम अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। ये सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो जो हमारे शरीर को संक्रमण से बताते हैं वो प्रोटीन होते हैं, इन्हीं को एंजाइम भी कहा जाता है, इन्हीं को प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं को यूमिनोग्लोबिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सामान्यतः एंटीबॉडी वाही आकार की होती है। प्लाज्मा कोशिका इन्हें बनाती हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और इसे अपने सभी दोस्तों सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। LT ग्रेड जिनका एग्जाम 17 को है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजनीय रेशा हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित है क्योंकि अत्यधिक प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए, अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए, हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायता करने के लिए, थकान कम करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो फाइब्रस फूड होते हैं वो हमारे शरीर में अपचित भोजन को पचा देते हैं। फाइब्रस फूड जो होते हैं ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, यानी कि जल को ज़्यादा मात्रा में वेस्ट होने से बचाते हैं। और जो अपचित भोजन होता है उनको उनको मतलब पचाने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइब्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आप लोगों ने मक्का, केला ये सब देखा होगा, जो रेसे युक्त होते हैं, मूली, प्याज, ये सब फाइब्रस फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। इनसे कब्ज जैसी समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है? किसका प्रयोग कैंसर में किया जाता है? एल्यूमिन 27, कोबाल्ट 60, सीसा 60 यानी लेड 60 या फिर आयरन 56 को कैंसर में यूज किया जाता है कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैंसर रोग में किसका किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। यह रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कैंसर थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। या उच्च ऊर्जा गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होगा? हेपेटाइटिस वायरस, डेंगू, फाइलेरिसिस या फिर मलेरिया? तो डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिसिस ये मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर के काटने से नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस कैसे होता है, तो ये दूषित भोजन और दूषित जल से होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता है हेपेटाइटिस बीमारी।
इसको, और जो डेंगू है ये एडीज मच्छर से होता है, फाइलेरिया जो है ये फाइलेरियासिस से होता है, और प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीम का पौधा किस रोग के लिए बहुत उपयोगी है? नीम प्लांट इज हाईली यूजफुल फॉर व्हिच डिजीज? लेप्रोसी, फिट्स, बॉम वेटिंग, या फिर कफ एंड स्टूफिंग पर्पज? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। नीम का वैज्ञानिक नाम अजाडिर अजाडिरचा इंडिका है। नीम के पत्तों में जीवाणुरोधी व वायरस रोधी गुण होते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल इसमें गुण पाया जाता है। यह त्वचा रोग के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी कहते हैं उसके उपचार में नीम के पौधे का यूज किया जाता है। औषधि व फार्मास्यूटिकल उद्योग में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की अत्यधिक कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे रिकेट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी होता है। रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है जिसे सूखा रोग कहते हैं, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो सिनकोना के की छाल से जो औषधि है उसका उपचार मलेरिया के में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को हमने अपने एलटी वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसको भी आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच का कार्यक्षेत्र किस क्षेत्र में था? रॉबर्ट कोच ने किसकी मतलब खोज की थी? तो रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीवी कहते हैं या इसी को तपेदिक कहा जाता है, इसकी खोज की थी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। बाकी हैजा, हैजा किसके कारण होता है? मलेरिया, ये मच्छर से फैलता है, और ये क्या कहते हैं, प्रोटोजोवल डिजीज है। ठीक है, हैजा वैजा जो है ये सब अ, हैजा शायद वायरल है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो रॉबर्ट कोच को ही आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने टीबी की खोज की थी। टीबी किससे होता है? तो एक जीवाणु होता है, एक वायरस होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। इसकी खोज जो है इन्होंने ही की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, मॉस्किटो, प्रोटोजोआ या वायरस? अ, या वायरस। तो देखिए, फाइलेरिया जो होता है ना, इसका वाहक मॉस्किटो होता है, लेकिन ये जिसके का मतलब जिस इसका जो फैलाता है फाइलेरिया, वो प्रोटोजोआ होता है, लेकिन इसका वाहक मॉस्किटो होता है। ठीक, अब इसका ऑप्शन जो है माना है एग्जाम में बी, यानी कि मच्छर, लेकिन मच्छर के द्वारा नहीं होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक निमेटोड्स के कारण होता है। ठीक है, निमेटोड्स के कारण होता है, इसका बस वाहक मच्छर होता है। ठीक है, तो निमेटोड्स आपको ऑप्शन में नहीं दिया, सॉरी, मैंने प्रोटोजोआ बता दिया, निमेटोड्स के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मच्छर। और कौन सा मच्छर इसको फैलाने का कार्य करता है? तो क्यूलेक्स मादा मच्छर, यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये इसको फैलाने का कार्य करता है। इससे क्या होता है, पैर हो गया, शरीर के अन्य भाग हो गए, उसमें सूजन आ जाता है, इसी को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। मच्छर के द्वारा और भी रोग फैलते हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया। मलेरिया प्रोटोजोअल बीमारी है। ठीक है, मैंने आपको फाइलेरिया बता दिया था। फाइलेरिया निमेटोड्स के कारण फैलता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है? व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या है? सरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी सिंपल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी? सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टीकाकरण का मतलब होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीकाकरण क्या होता है? तो ये भविष्य में जो और बीमारियां आने वाली हैं शरीर में, उससे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी ये कृत्रिम रूप से बनाया गया एक एक्टिव एक्वायर्ड प्रतिरक्षा तंत्र है। ठीक है,
यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, संक्रमण से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? कौन सा गलत सुमेलित है? पहला दिया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग यानी रक्त का थक्का नहीं जमता, सही बात है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सही है। विटामिन ई की कमी से रिकेट्स नहीं होता, रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। यही आपका गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ई है, इसका मुख्य कार्य एंटीऑक्सीडेंट का होता है, यानी कि ये त्वचा वगैरह को रक्षा करती है और बांझपन से मतलब बांझपन के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये दो प्रकार के होता है, विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू को आर्को कैल्सीफेरॉल, डी थ्री को कैलियो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया, यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया? अल्फ्रेड जेनर, एडवर्ड जेनर, विल्फ्रेड जेनर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर को यूमिनोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ यूमिनोलॉजी कहा जाता है। 14 मई 1798 को यानी 1798 को पहला चेचक का टीका विकसित किया। यह रोग वायरोला वायरस से फैलता है। चेचक को छोटी माता भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए चेचक किससे फैलता है, तो चेचक एक वायरल डिजीज है जो वायरोला वायरस से फैलता है, ठीक। इसको शोध ने आधुनिक टीका प्रणाली की नींव रखी। किसके शोध ने? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, पेंसिलियम नोटेटम की खोज किसने की? अल्फ्रेड फ्लेमिंग, विलियम फ्लेमिंग, डेविड फ्लेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेंसिलियम नोटेटम जिसे पेंसिलिन के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अल्फ्रेड फ्लेमिंग ने, विलियम फ्लेमिंग ने, डेविड फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी इसकी खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह क्या है? यह पहला एंटीबायोटिक्स है पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज कैसे हुई, कब हुई? यह एक जो है ना अनवांटेड डिस्कवरी थी, यानी ना चाहते हुए भी इसकी खोज हो गई थी। इसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था। इसमें एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने ही बनाया है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं कि पेंसिलिन की खोज कैसे हुई, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है, ठीक है। पेंसिलिन बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में यानी एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज किया जाता है। पेंसिलिन की खोज कब हुई थी? 1928 में हुई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन का नाम क्या है? इस एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? तो पेंसिलियम नोटेटम है। इसी की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में यानी 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन की सरल प्रक्रियाओं में से एक है लेक्सटोटॉमी, मैक्सोटॉमी, नेकोटॉमी या वैसोटॉमी। तो परिवार नियोजन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें एक है वैक्सोटॉमी। वैसोटॉमी क्या होता है? इसमें जो फीमेल का फॉलोपियन ट्यूब होता है उसको काट के बाधित कर दिया जाता है, इसी को वैसोटॉमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेल, एक मिनट रुक जाइए, बेसोटॉमी मेल से संबंधित है, सॉरी मेल से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें जो मेल का जिसे आप नसबंदी कहते हैं वह प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें जो शुक्राणु वाहक नलिका होती है उसी को अवरुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है। उसे वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस, इसी के नाम पे इसका नाम ही बैक्सोटॉमी पड़ा, ठीक है। वास डिफरेंस को काट के अवरुद्ध कर दिया जाता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं होती है? पोलियो, खसरा, रेबीज या फिर लेप्रोसी। कौन सा विषाणु जनित नहीं है? पोलियो ये तो विषाणु द्वारा ही यानी वायरस द्वारा फैलता है। खसरा भी, मिजल्स भी वायरस द्वारा, रेबीज भी वायरस द्वारा, लेकिन लेप्रोसी जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, यानी जीवाणु जनित बीमारी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जन्मजात नहीं है, यानी कि बच्चे को जन्म के समय ही नहीं रहता है? पोलियो, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर मंगोलिज्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो। पोलियो बीमारी जन्मजात नहीं होती है, ठीक है। या इन्फेक्टेड डिजीज है, वायरस के इन्फेक्शन से होता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक है
वर्ण धाता यानी कलर्ड ब्लाइंडनेस आनुवंशिक है। और मैंगोलिज्म जो है ये डाउन सिंड्रोम में होता है, यानी गुणसूत्र में जब विकार आ जाता है तो बच्चा जो है मैंगोलॉइड प्रकार का होता है। मैंगोलॉइड में क्या होता है, बच्चा जो है थोड़ा अजीब दिखता है, होठ मोटे होते हैं, दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है, ये डाउन सिंड्रोम भी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न स्तर पर एचडीएल एवं उच्च स्तर पर एलडीएल किस बीमारी के खतरों को बढ़ाता है, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन किसको बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह या फिर कोरोनरी धमनी का रोग। सही जवाब हो जाएगा, ये बढ़ाता है आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्यों, क्योंकि ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एसडीएल का हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल का होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड एलडीएल को यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। यही जो एलडीएल होता है ये धमनियों में जाकर अवरोध पैदा करता है, जिससे आर्टरी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे एर्टेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, और जो एचडीएल होता है, कम एचडीएल हृदय की सुरक्षा क्षमता को घटा देता है, जिससे जो होता है हृदय जो है लो प्रोटेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कम ज़्यादा होंगी तो खतरा को बढ़ाती है, हार्ट संबंधित डिजीज जो है पैदा करती हैं। अगला क्वेश्चन, रोग और फैलाने के तरीके में कौन सा सही सुमेलित है, पीलिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलता है, तो बिल्कुल नहीं, एक मिनट रुक जाइए। फिर दिया है टाइफाइड, दूषित भोजन, टीवी ये तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, डेंगू ये तो वायरस के द्वारा फैलता है, पीलिया कैसे फैलता है, जॉन्डिस कैसे फैलता है, टाइफाइड भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड कैसा है, बैक्टीरियल है, टीबी बैक्टीरियल है, और डेंगू जो है ये वायरल है। पीलिया कैसे फैलता है, तो पीलिया हमारा जो लीवर होता है इसमें जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, बाकी इसका कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा। देखते हैं एग्जाम देखिए, इसको स्टार मार्क किया गया, यानी इसका आंसर, इसका नंबर जो है ना वो सबको मिला है, क्योंकि पीलिया जिसे जॉन्डिस कहा जाता है ये टॉक्सिन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये बाइल पिगमेंट यानी बिलिरुबिन के स्तर बढ़ने से होता है, इसमें आँख वगैरह स्किन येलो हो जाती है। टाइफाइड बैक्टीरियल है जो सैल्मोनेला टाइफाई से होता है। ठीक है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड, क्योंकि ये कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस मच्छर जन एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है, यानी कि जापानी एन्सेफेलाइटिस कौन किसके द्वारा फैलता है, काऊ, डॉग, पिग या गोट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पिग, यानी कि सुअर के द्वारा ये फैलता है जापानी एन्सेफेलाइटिस। ये करता क्या है, तो ये दिमाग को प्रभावित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अवयव के रोग का लक्षण है, तो पीलिया जो है यकृत में जब बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाती है तब होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा। सही जवाब हो जाएगा, पादप वर्ग का उभयचर जो है ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। ठीक है, वहीं सरीसृप आप प्लांट किंगडम पूछ ले तो वो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। अगर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम पूछ ले तो वो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह रहता लैंड पे है, रहता कहाँ, लैंड पे है, लेकिन फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए ये वाटर पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे को औषधि की रानी कहा जाता है, औषधि की रानी किसे कहा जाता है। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे एलटी ग्रेड का क्वेश्चन तो उसमें हमने देखा था कि मसालों की रानी किसे कहते हैं, मसालों की रानी इलायची को कहा गया था, मसालों का राजा लौंग को कहा गया था। उसी तरह इसमें पूछा है डी त्रिपल एसबी में कि औषधि की रानी किसे कहते हैं, एलोवेरा यानी घृत कुमारी को, नीम को, पवित्र तुलसी को या फिर पुदीना को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसी को। तुलसी जिसे बेसिल कहा जाता है इसे औषधि की रानी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, औषधि की रानी क्या है, तुलसी है। तुलसी एंटीसेप्टिक कार्य करती है, एंटी कैंसर का कार्य करती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल यानी सारे मेडिसिनल गुण इसमें होते हैं, इसीलिए इसे औषधि की रानी कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए मसालों की रानी तो इलायची हो जाएगी और मसालों का राजा लौंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। दूसरा दिया है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है? ना ही एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो या फिर केवल एक। तो एंजियोस्पर्म में ना अंडाशय जो है, अंडाशय के अंदर ही विकास होता है, ये बिल्कुल सही है। फल का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल सही है। और ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा, यानी दोनों सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ही। अगला क्वेश्चन, फलियों वाली यानी फलीदार फसल का एक उदाहरण है, कौन सा है? ज्वार, मक्का, दाल या चावल। तो सही जवाब ऑप्शन डी, पल्सेस। पल्सेस को फलीदार फसलें कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। फलीदार फसलें कौन सी हो गई? इन्हें लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है, जैसे मूंगफली, पल्सेस हो गई, सोयाबीन, सनई, ये सब। इनका उपयोग कृषि में क्रॉप रोटेशन के लिए किया जाता है। क्यों क्रॉप रोटेशन के लिए किया जाता है? क्योंकि इनके जड़ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और नाइट्रोजन फसलों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इनको जो है क्रॉप रोटेशन के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? पहला दिया है आवृत्तबीजी फलों के अंदर बीज धारण करते हैं। अनरावृत्ति, तो अनरावृत्ति जो होते हैं ये फलों के अंदर नहीं करते हैं, आवृत्त बीजी फलों के अंदर करते हैं। दूसरा दिया है अनरावृत्ति नग्न बीजी होते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये उल्टा दे दिया है। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये फलों के अंदर बीज धारण करते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये नग्न होते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा दे दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना एक ना दो, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड होते हैं और फलों के अंदर नहीं, और जो सीड कोड या फल का निर्माण नहीं होता है। एक मिनट। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण डैश में होता है? रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? शाखाओं में, जड़ में, पत्ते में या तने में? तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रेगिस्तान में जल की कमी होती है, पत्तियों से बहुत ज़्यादा जल ना वेपोराइज हो जाए, इसलिए इनकी पत्तियां जो होती है वो कांटे नुमा संरचना बना लेती हैं। तो इनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण कांटे में बदल जाती हैं। पत्तियों के न होने पर तना प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तना क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसलिए ये तने ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती? शाखा, रूट। तो आप सभी को पता है जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए हैं पत्ती और तना, तो जड़ में ही जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से रवि की फसल कौन सी नहीं है? यानी 3 रवि की फसल है, एक नहीं है। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रवि, खरीफ और जायद। इसमें पूछा रवि की फसल कौन सी नहीं है? सरसों, मटर, काला चना और गेहूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं के साथ आपने सरसों और मटर को बोते हुए देखा होगा। तो गेहूं, सरसों और मटर ये रवि की फसलें हैं। काला चना जिसे उड़द कहते हैं ये रवि की फसलें नहीं हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? तो ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने एक ही खेत में, गेहूं के ही खेत में गेहूं, मटर और सरसों तीनों ही बोते हुए देखा होगा। अगला क्वेश्चन, उड़द की जो खेती होती है ये रैन पर आधारित होती है, यानी कि ये वर्षा में बोई जाती है। ये कैसी फसल होती है? ये रबी की फसल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, कोलन कायमा ऊतक में क्या पाया जाता है? कोलन कायमा ऊतक में क्या पाया जाता है? कोलन कायमा टिश्यू में क्या पाया जाता है? स्थूल तथा काष्ठीय कोशिका भित्ति के साथ लंबी संकीर्ण कोशिका, वे बीजपत्री जो पौधे में बाहरी त्वचा के नीचे परतों में होते हैं। ये विभिन्न कार्य जैसे फोटो संश्लेषण, भंडारण और श्रावण करते हैं। उनमें छोटे अंत कोशिका में स्थान होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे बीजपत्री यानी प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। कोलन कायमा टिश्यू वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का मुख्य कार्य है। केवल जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसमें तना प्रकाश संश्लेषण करता है, बाकी हर जगह पत्तियां ही करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका केवीएस के साथ सॉरी DSSB के साथ साथ LT में भी पूछा गया है कि केसर में किस चीज़ का यूज किया जाता है? पौधे की पत्ती यूज की जाती है, पंखुड़ी यूज की जाती है, या फिर सेपल्स यूज किया जाता है, या स्टिग्मा यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टिग्मा जो है यूज किया जाता है केसर यानी सेफ्रॉन प्राप्त करने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट उपयुक्त तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण के लिए वांछित है। विच ऑफ द एबव द इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जिम्मेदार है? वाटर तो है ही, बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी नहीं होगा, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ एबव, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फोटोसिंथेसिस के लिए चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित ऊर्जा के रूप में रहता है। मनुष्य में ग्लूकोज संचित ऊर्जा के रूप में किस रूप में रहता है? पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, तो ह्यूमन में किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च या सेलुलोज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। मनुष्य में जो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जो मनुष्य जब ज़्यादा खाना खाने लगता है तो उसका जो ग्लूकोज है वो संचित होने लगता है, स्टोर होने लगता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो हमारे चर्बी में जमा होता है। पहले सबसे पेट की चर्बी में, फिर पूरे बॉडी में, फिर आप लोगों ने देखा होगा जिसके बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है उसके गांठ गांठ ऐसे बन जाता है ना, तो वो ग्लाइकोजन ही होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, तो यही ग्लाइकोजन अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और हमारे शरीर को ग्लूकोज देता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समूह में विषम ज्ञात करें। विषम दिए गए 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। कैलिक्स, कोलेरा, स्टेमन या मैड्रिप, इसमें विषम ज्ञात करना है। तो कैलिक्स, कोलेरा और स्टेमन ये पार्ट है ट्री के, मैड्रिप ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैड्रिप क्या है? तो ये लीफ यानी पत्ती। मैड्रिप मुख्य नाड़ी होती है जो फूल का भाग नहीं होता है। बाकी कैलिक्स, कोरेला और स्टेमन जो है ये फूल के यानी फ्लावर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैड्रिप इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैड्रिप कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है क्या कहलाएगा? आचमन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपिरेशन या फिर विस्कोसिटी? सही जवाब हो जाएगा, पौधे में जो जल जो है बाहर आता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, वाष्पसर्जन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। या किसके माध्यम से होता है? पत्तियों पे जो स्टोमेटा, जैसे पत्ती आपने देखी होगी उस पर ऐसे ऐसे छिद्र पाया जाता है, ऐसे इसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, इसी के माध्यम से होता है। ये पत्तियों के टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य का जो छोटा आंत होता है वो 7.5 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और चौड़ाई पूछ ले तो 2.5 मीटर होता है। ये क्या करता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पचता है? यही स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, कॉर्निया या रेटिना? सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया को दिया जाता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यानी एक सामान्य मानव है जिसमें डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम जैसी बीमारी ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ह्यूमन में क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं। 23 गुणे 2 कर दीजिए, 46 क्रोमोसोम जो है मनुष्य में पाया जाता है। अगर पेयर में पूछ ले तो 23 पेयर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि
मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम जो हैं वो ऑटोसोम होते हैं? तो 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है ये सेक्स के लिए जिम्मेदार होता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। 23वां जोड़ा ही एक्स एक्स और एक्स वाई होता है। एक्स एक्स होगा तो महिला होगी, एक्स वाई होगा तो मेल होगा यानी पुरुष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में से किसके मध्य होना चाहिए? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त कैसा होता है? मानव रक्त हल्का जो है क्षारीय होता है। तो क्षारीय 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 5 होगा तो एसिडिक हो जाएगा, 6 होगा तो भी एसिडिक हो जाएगा। ये सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 7.35 से 7.45 तक होगा। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है, ये होगा तो बहुत ज़्यादा थोड़ा डार्क क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? पेप्सिन क्या करता है? या वसा को अम्ल में बदलता है, या वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है, या प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, या स्टार्च को शर्करा में बदलता है? पेप्सिन जो है ना ये प्रोटीन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें? बड़ों में, एडल्ट में। वहीं अगर बच्चे जो दूध पीते हैं वो भी प्रोटीन प्राप्त करते हैं तो उनमें पेप्सिन नहीं पाया जाता, उसमें रेनिन पाया जाता है। क्या होता है? रेनिन। रेनिन क्या करता है? यही काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है बच्चों में। और बड़ों में कौन कार्य करता है? पेप्सिन कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? एप्सिन, एलडीएस, कॉर्टेक्स या इंसुलिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका स्रावण पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है उससे होता है। पैनक्रियाज में 3 सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या करता है? इंसुलिन का बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन का स्रावण करता है। ठीक है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? लीवर, किडनी, स्टमक या पेनक्रियाज? इसमें कौन सी ग्रंथि नहीं है? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ये ग्रंथि है, ग्लैंड है, किडनी भी ग्लैंड है, स्टमक जो है ये ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन है, ऑर्गन है, ये ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। लीवर एंडोक्राइन है, किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्टमक जो है ये आर्गन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? यानी रेड ब्लड सेल्स जिसे लाल रक्त कणिका कहते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का शेप क्या होता है? तो इसका बाई कॉनकेव शेप होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट लामा, लामा एंड कैमल। लामा एंड कैमल ये भी मैमल्स हैं, लेकिन इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये पूरे रक्त का 40% हिस्सा बनाती हैं। बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और लीवर में भी। ये जब एम्ब्रॉयक स्टेज में होते हैं हम लोग, फीटस स्टेज में यानी जब भ्रूण में होते हैं, माता के गर्भ में होते हैं, तो आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। लेकिन जन्म होने के बाद आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होने लगता है आफ्टर 2 to 8, मतलब जब जन्म होने वाला रहता है 8 से 9 मंथ के बीच में, ये थोड़ा इसमें होता है, थोड़ा इसमें होता है। ठीक है, और जन्म होने के बाद टोटल लीवर में बोन मैरो में होने लगता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, और जन्म होने के बाद बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120, वैसे जनरली 120 ही माना जाता है। ये मरता कहाँ है? आरबीसी कहाँ मरता है? तो स्प्लीन में। स्प्लीन में जिस तरह भ्रूण में इसका निर्माण लीवर में होता है, उसी तरह बड़े होने पर ये मरता है लीवर में और स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को यानी प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह भी कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें आयरन रिच कंपोजिशन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर पूछा जाए रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, जिसमें आयरन होता है। ऐसे एनिमल्स जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोसाइनिन पाया जाता है, उनके ब्लड का कलर कैसा होता है? अगर आप लोग को पता है और उसका कोई एग्जाम्पल पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो एनिमल जिसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है उनके ब्लड का रंग कैसा होता है और एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जितना एक्टिव रहेंगे मुझे भी पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा। इसी तरह से लॉन्ग वीडियो मैराथन क्लास आप लोगों के लिए एलटी का भी मिलेगा, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? ए बी किसको कर सकता है? ए बी ब्लड वाला ग्रुप ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है। एक मिनट रुक जाइए। स्वर्वदाता होता है ओ, स्वर्वग्राही होता है ए बी, तो ये ए बी को करेगा, ए बी को ही करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसको करेगा? ए बी को करेगा। ये सर्वग्राही है, ये सबसे ले सकता है, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, लेकिन ये देगा किसको? केवल ओ को, केवल देगा किसको? ए बी को ही, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी कहाँ हो गया? ए बी हो गया, ओ हो गया, ठीक है। इसमें ये ए बी जो है ये लेगा सबसे, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से तो लेगा ही लेगा, और ओ से भी ले लेगा, लेकिन देगा किसको? देगा केवल ए बी को, ठीक। उसी तरह जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, ये ए बी को भी देगा, बी को भी देगा, ओ को भी देगा, लेकिन लेगा किससे? केवल ओ से लेगा और किसी से नहीं लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीजन क्या कार्य करता है? यानी कि एंटीजन का कार्य क्या होता है? नुकसानदायी बैक्टीरिया को खत्म करना, जहर के रूप में कार्य करना, शरीर के तापमान को कम करना, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करना। तो एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटीजन आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो ब्लड ग्रुप तय करता है, इसी की वजह से ब्लड ग्रुप तय होता है, या शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटीजन ए, एंटीजन बी, जिसके आधार पर ए बी और ओ समूह बने हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से ए, बी और ए बी, इन 3 ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? अगर आप लोग को पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पता तो कमेंट करिएगा कि मैम ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, हमें नहीं पता, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर बताऊंगी। आप लोग को कमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्लीज़ आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे कुछ अच्छा करने का हम आपके लिए प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा उत्पादित हार्मोन्स दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला दिया, अग्नाशय ग्लूकागॉन निकालता है, बिल्कुल सही बात है, अग्नाशय से ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रेलिन निकालता है, यही आपका सही नहीं है, ठीक है। प्यूज से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी आपका गलत है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मेड्रिलिन जो है ये एड्रेलिन मेडुला द्वारा निकलता है, ना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा। और अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, बिल्कुल सही बात है। एड्रेलिन को ही फियर एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। पेनक्रियास सही रूप से इंसुलिन ग्लाइकोजन को बनाता है। पिट्यूटरी सही रूप से ग्रोथ हार्मोन्स का स्रावण करता है। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या है? ऊर्जा की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये तो न्यूरॉन होगा नहीं। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाला पदार्थ, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रॉन के प्रतिदब्ध, बिल्कुल नहीं। तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसी को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की बेसिक यानी कि क्या बोलते हैं, मौलिक इकाई है, और जिसे नर्व सेल भी कहा जाता है। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है। यह शरीर में इंफॉर्मेशन का कंडक्शन और विद्युत रासायनिक सिग्नल के द्वारा करता है। न्यूरॉन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हेनरिच विलियम वाल्डेयर ने किया था। न्यूरॉन शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आयोडीन के कीटाणु रहित पानी की सिफारिश किसके हेतु नहीं की जाती है? आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सिफारिश किसके हेतु नहीं की जाती? गर्भवती महिला, बच्चों संबंधित समस्या से ग्रस्त लोग, 10 आयु से कम, या फिर वृद्ध लोग। तो सही जवाब हो जाएगा प्रेग्नेंट वोमेन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को आयोडीन रहित किया गया पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि अगर वो आयोडीन रहित पानी पिएंगी तो उनका बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बच्चे की थायराइड ग्रंथि नहीं काम करेगी। थायराइड ग्रंथि नहीं काम करेगी तो बच्चे में घेंघा रोग यानी गॉइटर रोग होने की समस्या हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना जीव संदीप्त तरंगों के लिए जिम्मेदार है? औरक्त किरणों का अवशोषण, समुद्री पौधों में परहरित की उपस्थिति, पल्लवक की शैवाल पुल्लिका, या सूर्य प्रकाश का फैलाव। तो
तो सही जवाब हो जाएगा ब्लूमिंग ऑफ एल्गी प्लैंकटन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु में वाष्पन और वाष्पसर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। एक मिनट रुक जाइए। दूसरा, महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। वायु में वाष्पन होता है और वाष्पन से जलवाष्प मिलती है, और महासागर के जो जलीय भागों के बीच जल होता है, जल का चक्र होता है, उसे जल चक्रण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है? इस बात पे आप एग्जाम में विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसमें सही पूछ रहा है, किसमें सही नहीं पूछ रहा है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। पहला है, रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट के में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। रसोई घर से जो आलू का छिलका छिलका वगैरह, अंडे का छिलका, ये सब निकलता है, उसको केंचुए द्वारा जो है कंपोजिट करवाया जाता है, जिससे वर्मी कंपोजिट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। रसोई घर के अवशिष्ट सहित पौधे एवं जीव जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोजिट है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, अगला है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरेमेडा नामक नई मानव पूर्वज प्रजाति किस देश में पाई गई? नाइजीरिया नहीं, सीरिया नहीं, इथोपिया, हाँ यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे? इथोपिया, ऑप्शन सी। इथोपिया में मानव पूर्वज की नई प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस डायरमेंडेटा मेंडेलिया की खोज की गई। कहाँ पे? इथोपिया में। कब? 4 मई 2011 को। इसमें प्राप्त जबड़े यानी कि जॉ फॉसिल जो है, उसके आधार पर इसकी खोज की गई। यह नई जीवाश्म हेमिनिड प्रजाति का नाम है जो मानव विकास के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल, लैमार्क, डार्विन या डीब्रिज? तो मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लैमार्क जो है, ये नहीं, डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को बताया। इन्होंने ही बताया कि अगर कोई मनुष्य है, जिस चीज़ का जितना यूज कर रहा है उसी हिसाब से उसका ग्रो हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। जैसे जिराफ की गर्दन क्यों बढ़ी? क्योंकि वो पेड़ पौधे से पत्तियां तोड़ने के लिए अपने गर्दन को उचकाते रहे, तोड़ते रहे, और इसी कारण इनका, ये पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, ये बढ़ते चले गए। इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उनका मानना था कि पर्यावरण के अनुकूल जीवित रहने वाले जीव आगे वंश को बढ़ाते हैं। यह सिद्धांत उनकी एक पुस्तक थी, द वर्जिन ऑफ द स्पीसीज। आपसे पूछा जाता है लैमार्क की कौन सी बुक है? द वर्जिन ऑफ द स्पीसीज किसकी किताब है? सॉरी, ये डार्विन की है। कब आई थी? 1859 में आई थी। इसी पर इन्होंने है जैव विकास को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है। बिल्कुल सही बात है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम को जीवित तंत्र में मौजूद होता है के द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में रूपांतरित हो जाता है। कहने का प्रयास कर रहा है, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम, जो एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो जीवित तंत्र में मौजूद होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम, अब इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, ठीक है, के द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बिल्कुल सही है, और इसीलिए सुक्रोज जो है स्वाद में मीठा होता है। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। यानी सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज है, सुक्रोज, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ठीक है। C6H12O6 ये शुगर का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, पाया नाका और गुर्देन नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यामानाका और गुर्देन किससे संबंधित है? इंस्टीट्यूट स्टेम सेल तकनीक से, कोशिका चक्र विनिमय अध्ययन से, वायरस के जीनोम अनुक्रमण से, या प्रोटीन इंजीनियरिंग से? सही जवाब ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन से संबंधित है यामानाका और गुर्देन शब्द, ठीक है। जॉन पी गुर्देन, सीन्या यामानाका, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इनको कोशिका चक्र विनिमय व कोशिका पुनर्संयोजन संबंधित अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया। दोनों वैज्ञानिक को 2012 में फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको?
यामानाका और गुर्देन। ठीक, ये उस समय करंट में थे इसलिए पेपर में पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विभिन्न क्षेत्रों की प्रसंस्करण क्रिया है, उन्हें उनके कच्चे पदार्थों से मिलाएं। ओटाई, संशोषण, चीरना या छल्ले बनाना। उनके कच्चे पदार्थों से मिलाना है। ठीक है, पहले तो देखिए उटाई किसका किया जाता है। उटाई क्या भेड़ के ऊन का उटाई किया जाएगा, गिनिंग किया जाएगा? नहीं, उटाई किया जाता है कपास का। यानी एक का हो गया दो, रुकिए यहीं लिख लेते हैं। एक का दो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? दो में दिख रहा है, तीन में दिख रहा है, ये दोनों काट दीजिए। फिर दूसरा संशोषण यानी टनिंग। टनिंग किसका किया जाता है? तो चमड़े का किया जाएगा। दो का हो जाएगा तीन, एक का दो। चीड़ना, चीड़ना यानी शेयरिंग किसका किया जाएगा? शेयरिंग करेंगे भेड़ के ऊन का, इसे चीड़ेंगे। और लच्छे बनाना किसका करे जाएगा? लच्छे बनाना रेशम का। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओटाई, ओटाई जो है ये गिनिंग जिसे कहते हैं, ये कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया है। टिनिंग या चमड़े को प्रसंस्कृत करने की क्रिया है। चीरना ऊन, भेड़ के ऊन को काटने की प्रक्रिया है, चीरना कहलाता है। और लच्छे बनाना यानी रीलिंग जो है ये रेशम के तंतुओं से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी में क्या शामिल नहीं है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बीवी, क्लोनिंग या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से तीनों ही जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों के माध्यम से जीव तथा उनके जीवन तंत्र का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये तीनों ही शामिल है। अच्छा, यहाँ पूछा कौन सा शामिल नहीं है पूछा ना, तो उपयुक्त सभी शामिल है। अच्छा, सभी शामिल है दिया है, हाँ तो ये सभी ही शामिल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आप लोग आंसर पढ़ने में जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आती हुई चीज़ भी गलत हो जाए तो आती हुई चीज़ भी एग्जाम में गलत हो जाएगा और एक नंबर आपको हजारों स्टूडेंट से पीछे लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू लेवल औसत में कितना होता है? तो औसत आईक्यू लेवल 90 से 110 होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को बौद्धिक स्तर या फिर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, तो 140 से प्लस होता है। सुपीरियर जो होते हैं उनका कितना होता है, 120 से 140 होता है। एवरेज यानी औसत बच्चे का 90 से 110 होता है। बिलो एवरेज तो 80 से 89 होता है। और जो लो इंटेलिजेंस होते हैं वो 70 से 80 होता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, कीट के शरीर के मुख्य भाग यानी शरीर के खंड कितने होते हैं? 6, 4, 5 या 3? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। कीट जो होते हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं। 3 भाग यानी इंसेक्ट जो होते हैं वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटे होते हैं। कोई भी इंसेक्ट, जैसे आप छिपकली ले लीजिए, ऐसे ऐसे यही तो संरचना होती है। इसमें ये हेड हो गया, ये थॉरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे ना। तो हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में बटे होते हैं। थॉरैक्स भाग पर 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है, इसलिए इन्हें हेक्सापोडा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? यानी तुरंत ऊर्जा कौन देता है? सुक्रोज, विटामिन सी, साधारण नमक या दूध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्रोज, ये हमें तुरंत ऊर्जा देता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होने पर सुक्रोज दिया जाता है। सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों प्रकार की शर्करा होती है। ग्लूकोज सीधे रक्त में घुल जाता है और पाचन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 93 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे और हर एक के कमेंट का पर्सनल रिप्लाई मैं करूँगी। अगर आप LT ग्रेड, बिहार TRE, UP PGT किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।